Hello, students. Welcome back, everyone. This time we are going to start with the new chapter in chemistry, that is acid, bases, and salts. In this particular chapter, you're going to study many new things because पहली बात इसमें हम एसिड्स और बेसिस को थोड़े से अच्छे लेवल में अंडरस्टैंड करेंगे बिकॉज इससे पहले टिल 9th क्लास हम लोगों ने इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था इस टॉपिक को. ओके. Moreover, there is a new topic to you which is salts, right? We're just not referring to the edible salt, the salts which are of like various types. So we will be also considering about different types of salts, and this entire chapter is basically is covered into three parts. The first part will be basically difference between acids and bases. Okay. डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस. इसमें हम लोग डिफरेंस किस किस का लेवल में करेंगे. एक हम उनका बेसिक डेफिनेशंस करेंगे. वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एक्चुअली एसिड एंड बेस. देन वी विल गो फॉर सम फिजिकल एंड chemical what we say differences. So physical and chemical differences, and apart from that we're going to study something which is new to you, with they are known as indicators. Okay. देन इसमें हम लोग एसिड्स एंड बेसिस में एक और चीज़ हम लोग स्टडी करेंगे, दैट what are basically strong acids, what are weak acids, how the dilution part is done. Then we will be talking about the pH scale and the universal indicator. तो वो सारा एसिड बेसिस वाले पार्ट में आ गया. एंड जो हमारा जो थर्ड जो सेक्शन है, दैट इज़ बेसिकली सॉल्ट्स. सॉल्ट्स में हम लोग ये स्टडी करेंगे कि हाउ बेसिक सॉल्ट्स आर मेड एंड सम कमर्शियल प्रोडक्ट्स लाइक वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस. सो ऑल टुगेदर ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, एंड एट द सेम टाइम इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल. सो इन दिस पार्ट वी आर बेसिकली गोइंग टू कवर द मेन एस्पेक्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस फर्स्ट. पहले उसको स्टडी करेंगे, उसके डेफिनेशंस को समझेंगे, उसके डिफरेंसेस को समझेंगे. देन वी विल मूव ऑन टू इंडिकेटर्स एंड फर्दर सॉल्ट्स. सो टू स्टार्ट ऑन विथ, होता क्या है, एसिड एक केमिकल सब्सटेंस है. ओके. So I'll just go one by one. If I talk about acids, so where to begin with? So acids are basically the chemical substances which when dissolved in water, यानी कि जब आप उस एसिड का कौन सा फॉर्म लेकर आते हो, एक्वस फॉर्म लेकर आते हो, सो दे विल फर्निश समथिंग विच इज़ कॉल्ड एज H प्लस आयंस, यानी कि हाइड्रोजन आयंस. ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू गो फॉर बेस, okay, so base is a chemical substance which when dissolved in water they will produce something which is called as OH negative ions, or which we call it as hydroxide ions. तो acid वो chemical substance है जिसको आप पानी में डालोगे, पानी में मिलाओगे, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो आपको देगा हाइड्रोजन आयंस. सॉरी, आई एम राइटिंग हाइड्रोक्साइड. ओके, राइट. सो दे विल गिव यू हाइड्रोजन आयंस. On the other hand, a base is a substance which when dissolved in water, they are going to give you hydroxide ions. Okay. Now what is the scene here? If you take water, now if I split water using electricity, I'm going to get two type of ions. One is H plus ions and one is OH negative ions. So this H plus ions are nothing but the hydrogen ions, and OH negative ions are nothing but the hydroxide ions. Now the best part is that जब भी आप कंपाउंड्स के बारे में बात करते हो, राइट, हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में बात किया है. एलिमेंट्स का फर्दर डिवीजन कौन कौन होता है? एलिमेंट्स का फर्दर डिवीजन होता है आपका मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. तो जब आप कंपाउंड्स को फर्दर आप डिवाइड करते हो, तो कंपाउंड्स की तीन कैटेगरी कौन सी होती है? एक होती है एसिड्स, दूसरा होता है बेस, एंड तीसरा होता है salts. So in this chapter we are basically going to cover the acid, bases and salt part of compounds, right? So एक हमें चीज़ समझ में आ गया कि एसिड वो सब्सटेंस होता है जिसको पानी में डिसॉल्व करने के बाद, नाउ आई एम यूजिंग दिस वर्ड, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, अनटिल एंड अनलेस आप उसको पानी में डिसोसिएट नहीं करोगे, पानी में नहीं रखोगे, यानी एक्वस फॉर्म में नहीं लेकर आओगे, तब तक ये एसिड और बेस बिल्कुल इररेलेवेंट रहेगा. ओके. सो हाउ यू गोइंग टू डिफाइन एन एसिड देयर? So how you define an acid is a chemical substance? A chemical substance which when dissolved in water, produces H
plus ions. Now in order, in some books they will write in term of in terms of production, they also use the word dissociate. Okay, so a chemical substance which when dissolved in water dissociate into H plus ions will be called as an acid. Okay, so we have an example there. Just say for example, if I talk about acids, we have HCl there, hydrochloric acid, we have sulfuric acid there, and we have so many acids over there, like we have nitric acid, HNO3. Okay, so let's take for an example, if I take HCl and if I put it in water, what I'm going to get is H positive and Cl negative. So here you can see that the H positive ions are coming out. Okay, so that means it is an acid. So acid will always furnish H positive ions when dissolved in water, that is for sure. Let's take for example another example. If I take H2SO4, which is sulfuric acid, the king of all chemicals or all acids, right? So it will produce H positive and SO4 2 negative ions, right? So 2H positive and SO4 2 negative ions. Again, here you see that what is being produced? Hydrogen ions are being produced, right? So things are pretty simple. So you need to understand one thing: acids are those substances, those chemical substances which when dissolved in water, now mind my language, this line has to be there, which when dissolved in water produces H plus ions. Okay, let's look onto the concept of a base. Now when we talk about a base, what is a base? Again the same thing, a chemical substance which when dissolved in water produces OH negative ions, that means hydroxide ions. Now in term of water produces, you can also say that in term of water dissociates into, right? So a base is a substance, like for example we have various examples like sodium hydroxide, potassium hydroxide, we have calcium hydroxide also there. So these are all the bases. Now what you see in a base, like for example if I put NaOH in water, NaOH in water, and you keep in mind that every time I have to use the water, okay, without dissociating into water, nothing is going to happen. So NaOH plus water gives you Na positive and OH negative. So here you see that OH negative is coming out, right? So that means it is a base. Moreover, if I take another example like KOH, now if I put KOH in water, what I'm going to get is K positive and OH negative. Again, I can see that the hydroxide ions are being produced. Okay, and sometimes it's also called as hydroxyl ions. सो यहाँ पे हमने दो बेसिक डिफरेंसेस देख लिया एसिड्स और बेस का. एक हमने देखा एसिड क्या होता है. एसिड वो होता है विच व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूसेस H प्लस आयंस, और बेस वो होता है विच व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूसेस OH negative ions. So what is the catch here? The catch is pretty much simple, that it both the thing they will show their properties only when dissolved in water. Okay, so that is a foremost note you have to say. चाहे मैं एसिड के बारे में बात करूं, चाहे मैं बेस के बारे में बात करूं, दे विल ओनली शो देयर प्रॉपर्टीज, दे विल ओनली शो देयर प्रॉपर्टीज व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, या फिर आप ये कह सकते हो इन aqueous form. Okay, so things are pretty simple. So acid and base, they show their respective property in the aqueous form. Okay, let's move a bit further. जब हम लोगों ने इसका जब फिज़िकल डिफरेंसेस स्टडी करने की कोशिश की, तो एसिड में हमें एक क्लैरिफिकेशन समझ में आया कि एसिड्स आर जनरली sour in taste. Obviously you cannot taste the heavy atoms, like you can't taste HCl, or you can't take H2SO4. On the other hand, you take base, you can't taste like NaOH or KOH, something like that. They are very heavy bases.
बट या कुछ हमारे एसिड्स और कुछ हमारे बेसिस हैं जो कि बहुत ही वीक टाइप के हैं. आई विल ऑल्सो कम टू द पॉइंट कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है और वीक एसिड कौन होता है. सो जब हम लोगों ने उसको टेस्ट किया, वी गॉट टू सी दैट द एसिड्स आर जनरली सार इन टेस्ट. ओके, खट्टा होता है बेसिकली. ओके, बट ऑन द अदर हैंड इफ़ यू टेक अप अ बेस, they basically taste bitter. Okay, so they have a bitter taste. लाइक अगर मैं कुछ एसिड के बारे में बात करूँ, जैसे सिट्रिक एसिड हो गया, लेमन, ऑरेंज, सिट्रिक एसिड, दे आर सार इन टेस्ट. एंड यू टेक टार्टरिक एसिड जो इमली में होता है, ऑक्जेलिक एसिड जो टमाटर में होता है. सो दीज आर ऑल वेरी वीक एसिड्स एंड दे आर वेरी सार इन टेस्ट. ऑन द अदर हैंड यू टेक द बेसिस लाइक बेकिंग सोडा बहुत ही कड़वा होता है. सो दे आर बिटर इन टेस्ट. सो एक तो ये भी आपका पास डिफरेंस आ गया कि एसिड जनरली सार टेस्ट होता है और बेस तुम्हारा बिटर टेस्ट का होता है. ओके, नाउ एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक. ओके, जब भी आप एसिड्स को डिफाइन करोगे, एसिड्स के आपके पास दो टाइप आएंगे. एक आएगा आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ओके, और एक आपके पास आएगा वीक एसिड. सिमिलरली when we study about base, we have two type of base. We have a strong base and then we have a weak base. So क्या बेसिस है या क्या कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे हम उनको डिफाइन करते हैं कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है. सो उसको समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल आई विल टेक अप फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड. पहले इसको स्टडी करते हैं. अब जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई टेक HCl, ओके, HCl को मैं पानी में डिज़ोल्व करता हूँ तो आई गेट H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, विच इज़ सॉरी नॉट OH नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, विच इज़ फेयर इनफ. ऑन द अदर हैंड इफ़ आई टेक एन एसिड विच इज़ लाइक CH3COOH, ये है आपका एसिटिक एसिड. ओके, इनके बारे में हम लोग कार्बन कंपाउंड्स पे ज़्यादा स्टडी करेंगे. अगर मैं एसिटिक एसिड लेता हूँ तो इसमें मुझे मिलेगा H पॉजिटिव एंड CH3COO नेगेटिव. ओके, सो इन दोनों में क्या फ़र्क देखा आपने? अगर आप HCl वाले केस में देखोगे, हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन कम्प्लीटली सेपरेट हो चुके हैं. मतलब इस क्लोरीन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि कंप्लीट डिसोसिएशन हो चुका है. कोई भी तरीके से हाइड्रोजन बचा नहीं है क्लोरीन के साथ. बट अगर आप इस वाले केस में यानी कि एसिटिक एसिड वाले केस में देखोगे, H+ आयंस प्रोड्यूस तो हुआ है, लेकिन अगर आप इस कंपाउंड में देखोगे अभी भी हाइड्रोजन बचा हुआ है. ये और आयंस बना सकता था लेकिन बनाया नहीं. तो टेक्निकली अगर मैं देखूँ यहाँ पे, यानी कि HCl वाले केस में आपको क्या दिख रहा है? मोर नंबर ऑफ H+ आयंस दिख जाएगा क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएट हुआ है. और अगर आप देखोगे राइट साइड में, यानी कि एसिटिक एसिड वाले साइड में, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है लेस नंबर ऑफ H+ आयंस, क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हुआ है, पार्शियल डिसोसिएशन हुआ है. तो व्हाट इज़ द कैच हियर? स्ट्रॉन्ग, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, HCl के बारे में बात करूँ, यहाँ पे हुआ है कंप्लीट डिसोसिएशन, यानी कि कंप्लीट स्प्लिट हुआ है. ओके, कंप्लीट डिसोसिएशन या फिर कंप्लीट स्प्लिट. ओके, बट इफ़ आई टेक द केस ऑफ CH3COH, यहाँ पे हुआ है पार्शियल डिसोसिएशन. यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्शियल? पार्शियल मीन्स इनकम्प्लीट. पार्शियल इज इनकम्प्लीट. Okay, so here in which we can see that at one point of time I'm getting complete dissociation and at other point of time I'm getting partial dissociation. तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल चुका होगा, वो एसिड जिसको पानी में मिलाने के बाद अगर completely dissociate हो जाए और ज़्यादा नंबर ऑफ H+ आइंस दे दे तो वो होगा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड. whereas on the other hand वो एसिड जो कि पानी में डिज़ोल्व करने के बाद H2 यानी कि पानी में डिज़ोल्व करने के बाद लेस नंबर ऑफ H+ आयंस प्रोड्यूस करे या फिर पार्शियल डिसोसिएशन जिनका हो, उनको बोलेंगे हम वीक एसिड. तो यहाँ से मैं स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स को डिफाइन कर सकता हूँ. सो हाउ डू आई डिफाइन स्ट्रॉन्ग एसिड? सो आई से acids which when dissolved in water, see I use the word always, okay, I cannot skip out this line dissolved in water wala, it has to be there in every definition. So acids which when
dissolved in water completely dissociates to give large number of H plus ions. ओके उनको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड. हमारे पास एग्जांपल है जैसे HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, या फिर आपका व्हाट वी से H2 not H2 we have acids like HNO3 which is a nitric acid. Okay, so we have such acids as well. On the other hand, we have a base weak acid. Now how do you define a weak acid? So acids which when dissolved in water partially dissociates to give less amount of H plus ions. Okay, less amount of H plus ions, like we have acetic acid CS3COOH, and we have the citric acid. Okay, so these are the acids which will give you less number of what we say ions, H plus ions. तो strong acid में आपको word use करना है completely dissociate, और weak acid में word use करना है partially dissociate. Okay, और strong acid में क्या है, large number of H plus ions बन रहे हैं, और weak acid में क्या है, less number of H plus ions बन रहे हैं. So this way you can define strong acid and a weak acid, and the definition goes same for a strong base and weak base. How do I define it? So if I take a strong base, let's say, okay, strong base का फंडा क्या होगा? Strong base, a base which when dissolved in water produces, or not produces, completely dissociates आना चाहिए, which when dissolved in water completely dissociates to give large amount of OH negative ions, which are basically the hydroxide ions. जैसे for example if I take NaOH, okay, NaOH को अगर मैं पानी में dissolve कर दूँ तो I get Na positive plus OH negative. So things are pretty simple. आप देख रहे हो कि OH negative completely dissociate हो चुका है. Okay, so that was your strong base. And if I take let's say a weak base, अगर मैं weak base को define करूँ, so weak base क्या होगा? So a base which when dissolved in water partially dissociates to give less number of hydroxide ions. Simple as that. तो इसमें अगर हम एग्जांपल ले, जैसे हमारा अमोनिया एक एग्जांपल है. अमोनिया अगर आप पानी के साथ रिजॉल्व करो, सो यू हैव NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. सो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हुआ है, पूरी तरीके से आपका हाइड्रोक्साइड आयन बन नहीं पाया है. सो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा कि स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है जो कि कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, क्या देने के लिए, लार्ज अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आइंस देने के लिए. लेकिन वीक बेस कौन होता है, जो कि पार्शली डिसोसिएट होता है टू गिव लेस नंबर ऑफ OH नेगेटिव आइंस. Okay, I think I have made it simple to understand what is a basic base, what is a basic idea of acids and base. ठीक है, तो अभी ध्यान क्या रखेंगे हम, एसिड वो होता है जो पानी में डालने के बाद H प्लस आइंस बनाता है, और बेस वो होता है जो पानी में डालने के बाद OH नेगेटिव आइंस बनाता है, यानी कि हाइड्रोक्साइड आइंस बनाता है.
Okay, and sometimes you also come up with the concept of what we say a concentrated acid. Okay, a concentrated acid and a dilute acid. Now what do you mean by a concentrated acid and a dilute acid? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो होता है जिसमें पानी का अमाउंट बहुत कम होता है, विच हैज़ वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर. ओके, बहुत ही कम पानी का कंटेंट होता है उसमें कॉन्सेंट्रेटेड वाटर में. और इफ़ आई गो फॉर डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड में क्या होता है, वी हैव मोर अमाउंट ऑफ water. So if I take a concentrated acid, it's basically thick in nature and it is oily in nature. But if I take a dilute acid, it will be more of a fluidic kind of thing. तो जितने भी आपके केमिस्ट्री लैब में एसिड्स रखे होते हैं कंपार्टमेंट्स में, सो दे बेसिकली डाइल्यूट एसिड्स. उनको कॉन्सेंट्रेशन से डाइल्यूशन में लेकर आया जाता है, बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एक तो पहली बात दे वर हाईली रिएक्टिव, हाईली कोरोसिव, तो उसको डायरेक्ट एक्सेस में नहीं रखते स्टूडेंट्स के. तो जनरली जब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड आता है फैक्ट्रीज़ में से या फिर जहाँ से भी वो लेकर आते हैं, दे कन्वर्ट इट इनटू डाइल्यूट एसिड. सो यहाँ पे एक प्रोसेस है, यहाँ पे प्रोसेस हम किसको डिस्कस करेंगे, किस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, डाइल्यूशन प्रोसेस को. ठीक है, हम जितने भी जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, उसमें हम लोग डाइल्यूट एसिड्स को प्रेफर करते हैं, राइट. सो डाइल्यूशन प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर इनटू अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. ओके, सो कन्वर्टिंग a concentrated acid into dilute acid by adding water into it. ओके, अब पॉइंट ये है, हमारे पास दो टेक्निक्स हैं. या तो मैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को पानी में डालूं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को पानी में डालूं, या पानी को कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में डालो. दोनों पॉइंट में मेरे को करना क्या है, मुझे पानी तो ऐड करना है, लेकिन आई हैव टू वेज टू गो अबाउट. द फर्स्ट वे इज़ एडिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड टू वाटर, और सेकेंड वे इज़ एडिंग वाटर टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. नाउ प्रेफरेबली what we see is this is the correct method, adding concentrated acid to water, and the other method which is like water to concentrated acid, it is a wrong method. ये हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जो समझना है, ये जो डाइल्यूशन प्रोसेस है ना, डाइल्यूशन प्रोसेस इट इज़ बेसिकली हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस. हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस यानी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिलीज्ड, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिलीज्ड. अब हम वन बाय वन चेक करते हैं कि व्हाट इज़ अ सिनेरियो, व्हाट इज़ अ केस. अगर मैं इसको केस 1 मानूँ और इसको मैं केस 2 मानूँ, लेट्स सपोज मैं केस 2 को लेके चल रहा हूँ. पहले केस 2, व्हाट इज़ केस 2, एडिंग वाटर टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. अब इसमें क्या होगा, व्हाट यू सी इन दिस, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई ऐड वाटर टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, यानी कि वहाँ पे डाइल्यूशन प्रोसेस हो रहा है ना, और डाइल्यूशन के वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिलीज्ड. वो हीट रिलीज़ क्या करता है, वो हीट रिलीज़ वाटर को इंस्टेंटली गर्म करता है. ठीक है, वाटर को इंस्टेंटली गर्म करता है. वाटर इज बॉइल्ड तो नहीं कहेंगे, हीट्स अप वाटर इंस्टेंटली, हीट्स वाटर, और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, वेपर्स में कन्वर्ट कर देता है. एंड वेपर्स के प्रोड्यूस होने के वजह से स्प्लैश क्रिएट होता है, स्प्लैश ऑफ एसिड क्रिएट होता है. नाउ थिंक ऑफ अ सिचुएशन, आपका एक गर्म पतीला है, ओके, बिल्कुल गर्म पतीला है, उसमें आप पानी डालते हो. व्हाट हैपन्स, वो पानी तुरंत वेपर्स में बदल के उसके स्प्लैशेस निकल जाते हैं. ठीक है, सो दिस मेथड इज़ हाईली डेंजरस.
Okay, क्यों dangerous है? Because the water which you put it in concentrated acid, it is a highly exothermic acid. The heat instantly converts the water into vapors, which can causes splashes of acid. So that is the way you have to write. The heat causes the water to convert into vapors, causing splashes of acid. Okay, and you know that which can definitely harm the user, which can severely harm the user or the person. So this technique is not at all advised. Okay, what is the technique which is not advised? आप पानी को एसिड में नहीं डाल सकते, क्योंकि जब आप पानी को एसिड में डालते हो, वो जो हीट प्रोड्यूस हुआ वो हीट प्रोड्यूस होने की वजह से इंस्टेंटली वो पानी को वेपर में कन्वर्ट कर देता है, और वेपर किसको क्रिएट करता है? स्प्लैश ऑफ एसिड को क्रिएट करता है. यानी कि आप जस्ट इमेजिन ऑफ द सिचुएशन व्हेन यू पुट वाटर इनटू अ हॉट पैन, it just splashes out. So that is not at all an advised method of dilution. So what is the advised method of dilution? The advised method of dilution is adding concentrated acid to water, but with constant stirring. Okay, but with constant stirring. Heat develop इस केस में भी हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने एक वर्ड यूज़ किया है, with constant stirring. Now what happens in this? When we add concentrated acid to water, the heat produced, okay, due to that exothermic reaction, the heat produced is evenly distributed in the water, hence preventing the splash. यानी कि hence the user is now in safe hand. ओके, वो स्प्लैशेस नहीं प्रोड्यूस करता, इसलिए आपको कांस्टेंट स्टीयरिंग से इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है उस हीट प्रोड्यूस को. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ डाइल्यूशन प्रोसेस. नाउ व्हाट इज द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ डाइल्यूशन प्रोसेस? हाउ डू वी डू इट? It is actually done by adding concentrated acid to water and not by water to concentrated acid, because if you put water to concentrated acid, what happens? The heat produced instantly converts the water into vapors, and vapors create the splashes of acid, and which can severely harm the user. So the best way of dilution is adding concentrated acid to water, because वहाँ पे क्या होता है, जो heat होता है वो evenly distribute हो जाता है पानी में, right? And you have already understood about what is a concentrated acid and what is a dilute acid. A concentrated acid is the one which has a less amount of water, whereas a dilute acid is the one which is having more amount of water. Now the next content what we are going to study next, they are basically, अभी ये तो पता चल गया कि हमें chemical substances acid होता है और base होता है. यानी कि अब मेरे को फॉर एग्जांपल एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड दे दिया है, एंड उन्होंने बोला कि आइडेंटिफाई करके दिखाओ. मोस्ट ऑफ द एसिड्स एंड बेसेस दे आर ट्रांसपेरेंट इन नेचर. सो हाउ डू आई आइडेंटिफाई? टेस्ट करके तो मैं देख नहीं सकता, बिकॉज आई डोंट नो वेदर इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग वन और अ वीक वन. सो दे हैव डिवाइज्ड समथिंग, they have devised another chemical which changes its color when put in acid or a base. Okay, so here I'm talking about a chemical, those chemicals which help to detect the nature of other chemicals. That means it helps to detect the nature means it tells whether the substance is acid or a base. So what I'm talking about basically indicators. Okay, indicator वो चीज़ होता है जो कि अपना कलर चेंज करके ये बताता है कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिड और अ बेस. ओके, so how do we define an indicator? Indicators are basically those chemicals which helps to detect nature of other chemicals.
या अदर substances. Now when what do I mean by nature? It tells you whether a substance is acid or a base. ठीक है. Now indicator का जो format है, indicators are generally available in two format. indicator आपको paper format में भी मिलता है, ठीक है, and indicator आपको solution format में भी मिलता है. So you can use whichever way, and there are so you have understood the basic idea. Indicator basically क्या करता है, changes its color when put in acid or base. That is what basically an indicator is all about. We have examples of natural indicators. हमारे पास कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स भी है जो कि ये बताते हैं कि नेचर क्या है. जैसे हमारे पास है लिटमस, दैट इज़ कमिंग आउट फ्रॉम लिचन प्लांट, ओके, एक्सट्रैक्ट ऑफ अ लिचन प्लांट. देन वी हैव टर्मरिक, ओके. उसके बाद हमारे पास और भी हैं, जैसे रेड कैबेज हो गया, रोज़ हो गया. दिस आर ऑल नेचुरल इंडिकेटर्स. देन वी हैव सम सिंथेटिक इंडिकेटर्स. Synthetic indicators में we have phenolphthalein. Check out the spelling of phenolphthalein. It's a little bit tricky. And then we have something which is called as methyl orange. So हमने देखा कि कुछ हमारे पास natural indicators है और कुछ हमारे पास क्या है, synthetic indicators है. और इनका बेसिक काम क्या है, ये पेपर फॉर्मेट में भी अवेलेबल है और सोल्यूशन फॉर्मेट में भी अवेलेबल है. इनका काम सिर्फ ये है, व्हेन आई पुट दोज इंडिकेटर्स इन एन एसिड और अ बेस, दे जस्ट चेंज देयर कलर, ओके. अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सबसे पहले लिटमस को लेकर आऊँ, ओके, लिटमस बी इट सोल्यूशन और बी इट अ पेपर. सो लिटमस इज बेसिकली एक्सट्रैक्टेड from a plant, okay. They are basically lichen बोलते हैं इसको, lichen और lichen whichever way. So they are extracted from a lichen plant. इनका जो न्यूट्रल कलर है ना, जिस तरीके से वो दिखते हैं, इनका न्यूट्रल कलर बेसिकली इट इज़ पर्पल इन नेचर, ओके. सो व्हाट हैपन्स, अगर मैं एसिड को लिटमस सोल्यूशन में रखूँ या लिटमस सोल्यूशन के साथ टेस्ट कराऊँ, सो जो लिटमस का जो बेसिक कलर था, यानी कि जो पर्पल बेसिक कलर था, इट चेंजेस टू रेड कलर. यानी कि एसिड का कैरेक्टरिस्टिक कलर कौन है, रेड कलर. सिमिलरली इफ़ आई पुट अ बेस एंड पुट इट इन द लिटमस सोल्यूशन, व्हाट आई गेट इज आई गेट अ बेसिकली ब्लू कलर. यानी कि बेस का कैरेक्टरिस्टिक कलर कौन है, ब्लू. तो यहाँ से मेरे पास दो टाइप के सॉल्यूशंस निकल कर आते हैं, दो टाइप के लिटमस सॉल्यूशंस निकल कर आते हैं. एक है रेड लिटमस और एक है ब्लू लिटमस. और रेड लिटमस और ब्लू लिटमस का क्या फंडा है, अगर मेरे पास रेड लिटमस सोल्यूशन भी और पेपर भी, लेट्स इंट्रोड्यूस पेपर हियर. सो आई हैव रेड लिटमस पेपर, ओके. बेस्ट पार्ट विद पेपर इज़ दैट जो आपका जो लिटमस पेपर होता है उसका न्यूट्रल कलर पर्पल होता है. उस लिटमस पेपर को अगर आप एसिड में पुट करोगे तो आपका रेड कलर बन जाएगा, और और दूसरे लिटमस पेपर को अगर आप बेस में रखोगे तो ब्लू कलर बन जाएगा. नाउ आई एम गिविंग यू द डिफरेंसेस इफ़ आई पुट रेड लिटमस इनटू एसिड एंड ब्लू लिटमस इनटू बेस. नाउ फॉर एग्जांपल केस 1, अगर मैं एसिड में रेड लिटमस डाल दूँ, ओके, बी इट सोल्यूशन और पेपर विच एवर वे, सो दे विल बी नो कलर चेंज, क्योंकि एसिड का कैरेक्टरिस्टिक कलर कौन सा है, रेड. सो देयर इज़ नो कलर चेंज. बट अगर मैं एसिड को ब्लू लिटमस में डाल दूँ या ब्लू लिटमस को एसिड में डाल दूँ, सो ब्लू कलर चेंजेस टू रेड. दैट इज़ दी कैरेक्टरिस्टिक कलर. सो एसिड का कैरेक्टरिस्टिक कलर कौन है, इट इज़ रेड. सिमिलरली इफ़ यू टेक केस 2, इफ़ आई टेक एसिड एंड उसमें मैं ब्लू लिटमस डाल दूँ, oh sorry, I've just covered with acid. Let's suppose we talk about base, okay. Let's say second is with base. अगर मैं बेस को
रेड लिटमस में डाल दो, what you see the changes, red litmus changes to blue color. Okay, but on the other hand, if I take a base again and if I take the blue litmus, okay, so here you see that there is no color change. I think you have got the catch here. So acid red litmus में कोई change नहीं दिखाएगा, लेकिन blue litmus डालोगे तो it will changes to red. On the other hand, base, if you put red litmus, it will changes to blue, and base plus blue litmus, no color change. So this is an important inference which you need to understand. Be it a litmus paper or a litmus solution, it means the same thing, right? So यहाँ पे अभी आपने क्या देखा, यहाँ पे अभी आपने देखा there is something which is called as an indicator. इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर इज बेसिकली द केमिकल सब्सटेंस विच हेल्प्स टू डिटेक्ट अदर द नेचर ऑफ अदर केमिकल्स. नेचर मीन्स इट टेल्स वेदर द सब्सटेंस इज एसिड और अ बेस बाय चेंजिंग इट्स ओन कलर, राइट? नाउ देयर आर सम मोर एग्जांपल्स ऑफ लिटमस, जैसे वी टॉक अबाउट टर्मरिक. ओके, टर्मरिक, यू नो दैट हल्दी, इसका नेचुरल कलर आपको पता है, इट इज़ येलो. अगर आप टर्मरिक को एसिड में डालते हो, so there will be no color change, right? And on the other hand, अगर आप टर्मरिक को let's say अगर आप बेस में डालते हो, so the color changes to red. Okay, so these are something which you need to like learn at times, you know. Sorry, there's a problem. Okay, coming back to the point. Yeah, so it changes to what we say red color. So ये चीज़ आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, कलर चेंज वाला जो चीज़ है. लेट्स गो टू सिंथेटिक एग्जांपल्स. जैसे अगर मैं फिनॉफ्थलीन लेकर आ रहा हूँ, ओके, सो फिनॉफ्थलीन को अगर मैं एसिड में डालूँ, एंड फिनॉफ्थलीन का जो नेचुरल कलर है, इट इज़ बेसिकली ट्रांसपेरेंट. फिनॉफ्थलीन का जो नेचुरल कलर है वो बेसिकली क्या है? ट्रांसपेरेंट है. तो अगर मैं एसिड में डालूँ, सो नो चेंज, ठीक है. और अगर मैं फिनॉफ्थलीन को बेस में डालूँ, सो द कलर चेंजेस टू पिंक. ओके, एंड फिनॉफ्थलीन का नेचुरल कलर क्या है? इट इज़ ट्रांसपेरेंट. देन वी हैव द नेक्स्ट वन, दैट इज़ मिथाइल ऑरेंज. नाम में ये दिख रहा होगा, उसका नेचुरल कलर क्या है? ऑरेंज. सो इफ़ आई पुट इट इन एसिड, ओके, देन इट चेंजेस टू रेड. देन मिथाइल ऑरेंज, इफ़ आई पुट इट इन बेस, it changes to yellow. So these are some color changes which you need to figure out when it comes to indicators, right? Now we are not left with page. There are also certain indicators. अभी तो हमने ये देखा कि which changes its colors, and there are certain indicators which basically changes their odor, यानी कि smell change करके ये बताता है whether the substance is acid or a base. उनको हम लोग रेफ़र करते हैं olfactory indicators. Okay, so olfactory indicators are those indicators which changes their odor when put in acid or a base. तो हमारे पास वैनिला एक्सट्रैक्ट है, एंड हमारे पास ऑनियन एक्सट्रैक्ट है. या वैनिला एक्सट्रैक्ट एंड ऑनियन एक्सट्रैक्ट, दे आर बेसिकली दी indicators which will tell whether the substance is an acid or a base. So they are known as olfactory indicators. So we will be continuing with the olfactory indicators and the concept of pH scale and the concept of universal indicator in the next class. And furthermore, we will be discussing about the chemical properties of acids and bases in the next class. So आज का जो basic class था, it was totally related to what we say the basic definitions of acids and bases. Then we understood about the difference between a strong acid and a strong base. Then we understood how to dilute the things, which is basically dilution process. And then we understood about the concept of what we say indicators. तो यहाँ तक आप इसको notes बनाइए, इसको study करिए, इसको revise करिए. In the next part, I will be coming up with more concepts. So till then, thank you so much, and take care everyone.